गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका इकोनॉमिक फैकल्टी। आज हम लोग करेंगे PYQ, है ना। प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन पेपर आज करते हैं, है ना। क्वेश्चंस और उसके डिस्क्रिप्शन, उसको डिस्क्राइब किया जाएगा, उसको देखा जाएगा आज, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है पहला? निम्नलिखित में से कौन एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का आयाम नहीं है? मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जो है, कैपेबिलिटी अप्रोच था किसका? अमर्त्य सेन का। उस पे आधारित है ये मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जो है। इसका कोर जो है किस पे? अमर्त्य सेन का जो कैपेबिलिटी अप्रोच, यानी कि उस पे आधारित है। इसके 3 आयाम है। कौन कौन से? हेल्थ, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, और जीवन निर्वाह स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये तीनों क्या है? उसके आयाम है। 3 आयाम है, 3 पिलर्स हैं उसके। किसके? मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के, है ना। और कौन सा नहीं है इसमें पूछा है, कौन सा आयाम मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स का कौन सा आयाम नहीं है? ये नहीं पे ज्यादा ध्यान। क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी हम लोग एग्जाम में बैठते हैं ना, तो नहीं नहीं ध्यान देते हैं और हम लोग मार के चले आते हैं कौन से हैं। तो इसमें नहीं पूछा है, तो हम लोग क्या किसको लगाएंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ की नहीं बात करता है क्या? मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं करता है ना। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स को, है ना, मल्टी डायमेंशनल एमपीआई को जो है कौन कौन इस पे काम किया है, कौन जारी करता है? मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स को जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, द्वारा विकसित किया गया है। ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड डेवलपमेंट जो इंस्टीट्यूट है, उसका भी योगदान है इसमें, इसको बनाने में, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा भी हुआ है कि इसका विकास जो है HDR 2010 में विकसित हुआ था। कौन? मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक की धारणा, उपलब्धता, कैपेबिलिटी प्रत्यायन, यानी कि कैपेबिलिटी अप्रोच, अमर्त्य सेन पर आधारित है। इसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP के साथ मिलकर कौन? ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा विकसित किया गया है ना। इन 3 आयामों पर आधारित है। पहला है कौन? हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जीवन निर्वाह का स्तर, है ना। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, आर्थिक समृद्धि प्रायः जोड़ी जाती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, किससे संबंधित है? मुद्रा डिफ्लेशन से, यानी कि मुद्रा स्फीति से। दूसरा ऑप्शन है मुद्रा स्फीति से, यानी कि इन्फ्लेशन से। तीसरा ऑप्शन है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन की अवधारणा क्या होती है? जहां मंदी और बेरोजगारी एक साथ पाई जाती है, इकोनॉमी में रिसेशन भी हो और अनएम्प्लॉयमेंट भी हो, तो उसको वहां पे क्या हो जाएगा? स्टैगफ्लेशन, है ना। और ये क्या है? हाइपर इन्फ्लेशन, यानी कि बहुत ज्यादा महंगाई, है ना। तो आर्थिक समृद्धि प्रायः जोड़ी जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ जोड़ी जाती है इन्फ्लेशन से। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन कब बढ़ता है? जब तरलता मार्केट में बढ़ जाती है, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा। गवर्नमेंट जब इन्वेस्टमेंट करती है तो इंफ्रा पे इन्वेस्टमेंट करेगी, है ना। डेवलपमेंट पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे जो है कि खर्च करेगी, तो उससे क्या होता है? तरलता बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़ जाती है। जब एकाएक गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर करता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो क्या होता है? तरलता बढ़ती है मार्केट में, यानी कि मनी बढ़ जाता है, तो इन्फ्लेशन हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई से संबंधित है। किससे जुड़ा हुआ है? इकोनॉमिक ग्रोथ इन्फ्लेशन से, है ना। देखिए लिखा हुआ भी है, आर्थिक समृद्धि प्रायः मुद्रा स्फीति से जोड़ी जाती है। सामान्यतः मुद्रा स्फीति उस स्थिति को कहते हैं जब पूर्ति में वृद्धि न हो पाने के कारण या पूर्ति के स्थिर रहने के कारण मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है ना। फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में मांग जो है आधिक्य के कारण मूल्य स्तर में लगातार तेज संचयी तथा
अस्थायी वृद्धि होती है ना। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। विकास संभव नहीं है, किसके बिना विकास संभव नहीं है? बाजार के विस्तृत आकार के बिना, लाभ के प्रेरणा के बिना यानी कि इंसेंटिव ऑफ प्रॉफिट, तीसरा है इन्फ्लेशन के बिना, चौथा है फॉरेन एड के बिना। किसके बिना विकास संभव नहीं है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना इन्फ्लेशन, जब विकास होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो किससे संबंधित होता है? इन्फ्लेशन से। तो इसका भी आंसर क्या होगा? इन्फ्लेशन, थर्ड वाला, है ना। क्या होगा? थर्ड ऑप्शन होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, लिखिए, लिखा हुआ मुद्रास्फीति के बिना विकास संभव नहीं है ना। मूल्य स्तर की वृद्धि स्थिति को सूचक हो जाती है, स्फीति की सूचक हो जाती है, पर मूल्य की प्रत्येक वृद्धि की आवश्यक रूप से स्फीति नहीं होती है। सामान्यतः मुद्रास्फीति उस स्थिति को कहते हैं जब पूर्ति में वृद्धि न हो पाने के कारण अर्थव्यवस्था में मांग जो है आधिक्य के कारण मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाती है ना। आगे बढ़ते हैं, समृद्धि का नवीन मांग पक्षीय मॉडल है, किससे संबंधित है ना। द न्यू डिमांड साइड मॉडल, द न्यू डिमांड साइड मॉडल ऑफ ग्रोथ इज रिलेटेड, है ना, किससे संबंधित है? क्वेश्चन क्या है? समृद्धि का नवीन मांग पक्षीय मॉडल यानी कि द न्यू डिमांड साइड मॉडल ऑफ ग्रोथ किससे संबंधित है? किन्स से संबंधित है, या माल्थस से संबंधित है, या मार्शल मॉडल से संबंधित है, या स्मिथ मॉडल से संबंधित है ना। तो न्यू डिमांड साइड ऑफ मॉडल ऑफ ग्रोथ ये संबंधित है किन्स मॉडल, किससे संबंधित है? किन्स महोदय से, है ना, किन्स मॉडल से संबंधित है। इन्होंने हाउ टू पे फॉर द वॉर में इस मॉडल की विवेचना की है। 1940 में इन्होंने बुक लिखी थी हाउ टू पे फॉर द वॉर। कौन सी बुक लिखी है? इनकी बुक का क्या नाम है? इनकी बुक का नाम है हाउ टू पे फॉर द वॉर, है ना। ये कब लिखा था? 1940 के आसपास, है ना। 1940 में इन्होंने लिखा था। क्या? हाउ टू पे फॉर द वॉर। ये क्या है? बुक है इनकी, किन्स की क्या है? बुक है ना, किन्स की बुक है। इसी में इन्होंने न्यू समृद्धि मॉडल दिया था, समृद्धि का नवीन मॉडल या नवीन मांग, है ना। देखिए, समृद्धि का नवीन मांग पक्षीय मॉडल की किन्स मॉडल है। मांग आधिक्य को जन्म देने वाली शक्तियों की व्याख्या करता है। मांग आधिक्य को जन्म देने वाली शक्तियों की व्याख्या के लिए किन्स ने अपनी पुस्तक हाउ टू पे फॉर द वॉर 1940 में आंतरिक स्फीतिक अंतराल, किसकी? इन्फ्लेशनरी गैप, है ना, स्फीतिक अंतराल की धारणा का प्रतिपादन किया। पूर्ण रोजगार उत्पादन के स्तर पर समग्र मांग का आधिक्य स्फीति अंतराल कहलाता, क्या? इन्फ्लेशनरी गैप कहलाता, है ना। यही क्या है? न्यू किन्सियन मॉडल, है ना। चलिए, सुम्पिटर जो है, सुम्पिटर का नवप्रवर्तन, कौन सा? इनोवेशन थ्योरी। सुम्पिटर का नवप्रवर्तन की भूमिका सौंपते हैं किसको? सुम्पिटर असाइन द रोल ऑफ इनोवेशन टू। सुम्पिटर का कहना है कि जो नवपरिवर्तन है, नवपरिवर्तन की भूमिका में कौन महत्वपूर्ण है ना? पूंजीपति महत्वपूर्ण है ना, पूंजीपति की भूमिका है नवपरिवर्तन में। दूसरा, एंटरप्रेन्योर की भूमिका है नवपरिवर्तन में। तीसरा है देनदार यानी क्रेडिटर की भूमिका है नवपरिवर्तन में। और चौथा है वर्कर यानी मजदूरों की भूमिका है नवपरिवर्तन में। किसका है ना। ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा हुआ है और पीजीटी में पूछा हुआ है, केंद्रीय विद्यालय में भी पूछा हुआ है कि सुम्पिटर का जो नवपरिवर्तन है उसमें किसी की भूमिका जो है मानी जाती है? मजदूर की भूमिका मानी जाती है। दूसरा जो है कि पूंजीपति की भूमिका मानी जाती है यानी कैपिटलिस्ट की। तीसरी है एंटरप्रेन्योर की यानी उद्यमियों की भूमिका मानी जाती है, या लेनदार यानी क्रेडिटर्स की, है ना, उनकी भूमिका, जो उधार देता है उसकी भूमिका मानी जाती है।
तो इसमें नवप्रवर्तन में शुम्पीटर कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नवप्रवर्तन में इंटरप्रेन्योर करता है। इंटरप्रेन्योर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है किसमें? नवप्रवर्तन में। नवप्रवर्तन में शुम्पीटर महोदय कहते हैं कि शुम्पीटर महोदय कहते हैं इसमें कि नवपरिवर्तन में जो है उद्यमी जो है, इंटरप्रेन्योर जो है, वही नई चीजों का, नई तकनीक का खोज करता है, नए मॉडल विकसित करता है, उत्पादन की नई तकनीकों का प्रयोग करता है ना, कोई नई मार्केट ढूंढता है, वो इनोवेटर ही होता है। इसीलिए इनोवेशन में जो है नवप्रवर्तन में है उद्यमिता यानी इंटरप्रेन्योर की भूमिका को शुम्पीटर सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। लिखा भी है कि शुम्पीटर नवप्रवर्तन की भूमिका उद्यमियों के यानी इंटरप्रेन्योर को सौंपते हैं, है ना। उनके अनुसार नवप्रवर्तन का कार्य पूंजीपति नहीं करता। शुम्पीटर के अनुसार नवप्रवर्तन का कार्य पूंजीपति यानी कैपिटलिस्ट नहीं करता है, अपितु उद्यमी करता है यानी कि इनोवेटर करता है। जो इनोवेशन करता है इंटरप्रेन्योर करता है ना। किसके अनुसार? शुम्पीटर के अनुसार। उद्यमी साधारण प्रतिभा का व्यक्ति नहीं होता, बल्कि ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी एकदम नई चीज की शुरुआत करता है ना। इनोवेटर क्या करता है? किसी नई चीज की शुरुआत करता है। कौन? इंटरप्रेन्योर, है ना। वह निधियों की प्रयोग की दृष्टि को निर्दिष्ट करता है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रदर्शन प्रभाव संबंधी है, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, है ना। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट किससे संबंधित है? लेविस से, गुर्नान मिल्डर से, पिगू से या रैगनर नॉक्से से? किससे संबंधित? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में। ये प्रीवाईक्यू है। मैंने इसको ये पीजीटी और यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर, ये तीनों एग्जाम से मैंने इन क्वेश्चन को उठाया है ना, अलग अलग एग्जामों से। तो ये आए हुए क्वेश्चन है, आयोग इस पे क्वेश्चन बना चुका है ना। तो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट और रैचेट इफेक्ट जेम्स ड्यूशनबरी ने डेवलप किया था, लेकिन उससे पहले जो है अपने मॉडल में रैगनर नॉक्से ने, है ना, अपने मॉडल में रैगनर नॉक्से ने इसका प्रयोग कर चुके थे। कौन? एक इनका स्टेटमेंट था, गरीब है क्योंकि वह गरीब है ना। तो उस जब वो मॉडल दे रहे थे तो उसमें इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट की भी व्याख्या करी हुई है। किसने? रैगनर नॉक्से ने, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हो, प्रोफेसर नॉक्से के अनुसार अल्प विकसित देशों में पूंजी निर्माण की गति मंद करने वाले प्रमुख कारणों में से लोगों में विकसित देशों के उत्कृष्ट उपभोग स्तरों का अनुसरण करने की इच्छा होती है। जैसे हमारे ही देश में, हमारा देश क्या है? इंडिया क्या है? डेवलपिंग कंट्री है। लेकिन हम पश्चिमी सभ्यता का जो डेवलप कंट्री हैं, उनका जो उपभोग स्तर है, उनकी जो है रहन सहन पहनावा है, हम उसको यहाँ पे कितना फॉलो करते हैं? फॉलो करते हैं कि नहीं? हम जब उनको देख के ही तो कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। जब हम किसी को देख के उसकी जैसे रहन सहन और पहनावा की अपेक्षा करते हैं या वैसा उपभोग करने लगते हैं, तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट में हो जाता है ना। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट जो है ये निगेटिव इफेक्ट डालता है इस पे, व्यक्ति के उपभोग स्तर बढ़ा देता है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है? धात्विक मुद्रा को, पेपर मुद्रा को, डिजिटल मुद्रा को, या इनमें से किसी को नहीं? तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है ना। धात्विक कॉइन्स वो होते हैं जो धातुओं से बने होते हैं, उनका मूल्य होता है ना। उस जो धातु होती है उसका मूल्य और रुपए का मूल्य बराबर होता है लगभग, है ना। तो धात्विक मुद्रा होती है। पेपर डिजिटल करेंसी क्या होता है? ये डिजिटल ही रूप में होता है ना। जैसे पेटीएम का पैसा, जो पेटीएम में है वो डिजिटल पैसा है ना। प्लास्टिक मनी भी होता है। प्लास्टिक मनी में क्या होता है? जो आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड जो होते हैं वो प्लास्टिक मनी होते हैं ना। और इसमें सांकेतिक मुद्रा क्या होता है? पेपर मनी। पेपर जो करेंसी होती है सांकेतिक, पत्र मुद्रा होती है सांकेतिक होती है। क्यों? इसमें जो है इसका जो वैल्यू है उस पेपर का वैल्यू है, और जो इस पे लिखा नहीं रहता, आरबीआई लिखा रहता है कि मैं धारक को 500 रुपए देने के लिए देता हूं, उस पे लिखा होता है ना, आरबीआई के साइन होते हैं उसमें।
तो वो जो है पेपर की एक्चुअल मुद्रा और जो पेपर में मुद्रा है वो सांकेतिक है। पेपर तो पेपर है, वो सांकेतिक है क्योंकि उसकी तो रियल वैल्यू है नहीं, है ना। किसी पेपर को हम अगर किसी पेज को ही उठा के कहते हैं कि ये क्या नाम है मनी है, तो ये मनी मान थोड़ी ली जाएगी जब तक आरबीआई साइन नहीं करता। आरबीआई साइन कर देगा तो ये सांकेतिक मुद्रा हो जाएगी। तो वही है, पेपर करेंसी जो होती है सांकेतिक मुद्रा होती है। यहाँ लिखा हुआ होगा प्रतिनिधि मुद्रा या वास्तविक मूल्य बनाम अंकित मूल्य। रियल वास्तविक मूल्य क्या होता है कि मूल्यवान सामग्री, उदाहरण कागज, स्याही, पत्र मुद्रा के बहुत ही कम होती है। जो पत्र मुद्रा होती है उससे कम होता है। कौन? जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, करेंसी बनाते हैं ना, उस पर जो स्याही से लिखी जाती है। जो कागज है उसका वैल्यू जो उस पत्र मुद्रा पे अंकित वैल्यू है उससे बहुत ही कम होता है। इसीलिए क्या उसको कहा जाता है, रियल वैल्यू उसकी कम होती है। और फेस वैल्यू जो क्या होता है, फेस वैल्यू ज्यादा होता है, अंकित मूल्य। जो आधिकारिक क्रय शक्ति और विनिमय मूल्य जो होता है पत्र मुद्रा लेके बहुत अधिक होता है उसका, है ना। पत्र मुद्रा को सांकेतिक मुद्रा या प्रतिनिधि मुद्रा कहा जाता है। प्रतिनिधि मुद्रा वह मुद्रा है जिसके अंकित मूल्य तथा वास्तविक क्या, जिसके अंकित मूल्य तथा वास्तविक मूल्य बराबर नहीं होते हैं, है ना। अंकित मूल्य ज्यादा होता है वास्तविक मूल्य से। यह मुद्रा का सूचक प्रतिनिधि होता है ना। पेपर मनी प्रतिनिधि मनी का या प्रतिनिधि मुद्रा का एक अच्छा उदाहरण है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खातों में से बचत खाता जमा और चालू खाता जमा किसके घटक है? टर्म डिपॉजिट के घटक हैं, डिमांड डिपॉजिट के घटक हैं, या दोनों के घटक, है ना। टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट में अंतर क्या है ना। टर्म डिपॉजिट होता है, टर्म डिपॉजिट में आपका एफडी आता है, रिकरिंग अकाउंट आते हैं ना, वो किसमें आते हैं, टर्म डिपॉजिट। और डिमांड डिपॉजिट में होता है बचत खाता, सेविंग अकाउंट आते हैं ना। सेविंग अकाउंट और आपका करेंट अकाउंट, ये दोनों किसमें आते हैं, डिमांड डिपॉजिट। इसमें कौन सा आता है, इसमें कासा राफा आते हैं। बोथ में जो होता है कासा, इसमें क्या आता है, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, है ना। करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट डिमांड डिपॉजिट में आएंगे। राफा यानी कि रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट। इसीलिए टर्म डिपॉजिट में क्या आएगा, राफा आएगा। राफा यानी कि रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट। और कासा में क्या आएगा, डिमांड डिपॉजिट में कासा आता है यानी कि करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे, इस पे काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। पीआईक्यू मैं जब देखा था तो पीआईक्यू का एनालिसिस कर रहा था तो बहुत सारे क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मैं इस बार आपको लिए रिपीटेड क्वेश्चन की जो काफी बार रिपीट हुए हैं और ये हमेशा रिपीट होते रहते हैं वैसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए डिमांड डिपॉजिट में कासा आया है, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, है ना। दो आते हैं, बचत जमा खाता और चालू जमा खाता। मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट के घटक हैं। मांग जमा का अर्थ बैंकों द्वारा स्वीकारी गई वह जमा राशि है जो मांग किए जाने पर आहरणीय है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरित बैंकिंग का अभिप्राय क्या है, हरित बैंकिंग। हरित बैंकिंग जानते हैं, इसमें ऑप्शन देखते हैं, बैंकों द्वारा वानिकी का विकास करना, बैंकों द्वारा पर्यावरण सहिष्णु परियोजनाओं का वित्तीयन करना, या बैंकों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं का वित्तीयन करना, या इनमें से कोई नहीं, है ना। इनमें से कोई नहीं। हरित बैंकिंग क्या होता है, हरित बैंकिंग थोड़ी जाके करेगा जो है कि पेड़ पौधे लगाएगा, नहीं लगाएगा ना। तो हरित बैंकिंग का मतलब होता है कि जब बैंक जो है पेपरलेस बैंकिंग करने लगता है ना। क्या करता है, पेपरलेस बैंकिंग। पेपरलेस, पेपर कैसे बनते हैं, पेड़ पौधे से ही बनते हैं, है ना। तो हरित बैंकिंग का मतलब है कि जब बैंक जो है पेपरलेस हो जाए, बैंक जो है पूरी तरह से पेपरलेस हो जाए, कम से कम पेपरों का उपयोग हो, भविष्य की चीजों को देखते हुए, पेड़ पौधों की कटाई को देखते हुए जब बैंक निर्णय ले लेता है कि हम जो है पेपर का कम उपयोग करते हैं, वही हरित बैंकिंग कहलाता है। लेकिन उसमें से किसी ऑप्शन में ये है नहीं,
लिखा है कि बैंकों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं का वित्तीय करता है, लेकिन ये हरित बैंकिंग में नहीं आएगा भाई। बैंकों द्वारा पर्यावरण और संश्लेषण परियोजनाओं का वित्तीय करना, ये भी नहीं आएगा, है ना। और बैंकों द्वारा वानिकी का विकास करना, ये भी पर्यावरण के में नहीं आएगा, हरित बैंकिंग में नहीं आएगा। पर्यावरण में तो सब आएंगे ये, लेकिन ये हरित बैंकिंग नहीं है। हाँ, तो ये हरित बैंकिंग, ये इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। डी ऑप्शन इसका सही होगा, है ना, डी ऑप्शन सही होगा। देखिए इधर लिखा हुआ है, हरित बैंकिंग एक सामान्य बैंक की तरह होता है जो पर्यावरण की रक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से सामाजिक और पर्यावरणीय पारिस्थितिक कारकों पर विचार करता है। हरित बैंकिंग वह प्रणाली है जिसमें ऑनलाइन सुविधा हरित बैंकिंग वह प्रणाली है जिसमें ऑनलाइन सुविधा के विस्तार से कागज का कम से कम प्रयोग होता है। मैंने आपको बताया ना कि पेपरलेस, यानी कि कागज का कम से कम प्रयोग हो या पेपर का प्रयोग ही ना करे बैंक, है ना, जिससे परोक्ष रूप से लाखों पेड़ कटने से बच जाते हैं, है ना, वही हरित बैंकिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? वही हरित बैंकिंग कहलाती है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्ति द्वारा धारित मुद्रा और वांछित एवं आदि के कोष। देखिए उच्च शक्ति मुद्रा क्या है? हाई पावर मनी के बारे में पूछा है। हाई क्वेश्चन क्या है? हाई पावर मनी। इसका कहने का मतलब है कि हाई पावर मनी किसको कहते हैं। इसमें ऑप्शन है कि करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक और रिक्वायर्ड एंड एक्सेस रिजर्व, है ना, और यहां दिया है कि मुद्रा प्लस अधिक एवं कुल कोष। दूसरा दिया है करेंसी यानी कि मुद्रा फिर वांछित एवं कुल कोष, या इनमें से कोई नहीं, है ना। क्या होगा इसका? वांछित मुद्रा क्या होगा इसमें? जो है हाई पावर मनी, हाई पावर मनी जो है कौन से संबंधित होगा? हाई पावर मनी वह मुद्रा होती है जो तरल होती है, सबसे ज्यादा तरल मुद्रा भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि जो पब्लिक के पास जो मनी होती है वो हाई पावर, सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि उससे ज्यादा क्रय विक्रय हो सकता है, क्योंकि वो, और प्लस जो बैंकों के पास रिजर्व होता है और एक्सेस रिजर्व होता है जो बैंकों का, है ना, बैंकों का एक्सेस रिजर्व, जिसको वो क्या करेगा, लोन देगा, क्रेडिट देगा किसी को, वो भी तो सर्कुलेट हो रहा है, मार्केट में जा ही रहा है। और जो पब्लिक के पास पैसा है वो भी है पब्लिक के पास, वो मार्केट में है ही। जो करेंसी है हाथ में लोगों के, वो भी पावरफुल ही है क्योंकि वो हाथ में है। जो बैंक में एक्सेस रिजर्व है लेकिन एक्सेस रिजर्व है, वो भी जब लोन के थ्रू आता है मार्केट में तो वो भी जो है कि क्रेडिट ही होता है, तो वही हाई पावर मनी होता है। हाई पावर मनी में क्या होता है? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस रिक्वायर्ड एंड एक्सेस रिजर्व, है ना, ये क्या आएंगे? हाई पावर्ड मनी कहलाते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए लिखा भी होगा हाई पावर मनी, इसका एच का मतलब है हाई पावर मनी। ये करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, ये जो है कि रिजर्व, रिक्वायर्ड रिजर्व, ये क्या है? एसेंशियल रिजर्व यानी एक्सेस रिजर्व। ये क्या है? एक्सेस रिजर्व। क्या है? एक्सेस रिजर्व, एक्सेस रिजर्व, है ना। और ये क्या है? रिक्वायर्ड रिजर्व। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस रिक्वायर्ड रिजर्व प्लस क्या है? एक्सेस रिजर्व। ये तीनों मिला के ही क्या बनता है? हाई पावर मनी, है ना। आगे बढ़ते हैं, जब मुद्रा का आंतरिक मूल्य एवं अंकित मूल्य समान हो जाए तो इसे जाना जाता है। जब मुद्रा का आंतरिक मूल्य और अंकित मूल्य समान हो जाए तो इसको क्या कहते हैं? सांकेतिक मुद्रा, संपूर्ण काय मुद्रा, आभास मुद्रा के रूप में, या फिएट मनी यानी अधिदृष्ट मुद्रा के रूप में। किसके रूप में जानते हैं इसको? सांकेतिक मुद्रा यानी कि पेपर मनी हो जाता है। पेपर करेंसी ही तो सांकेतिक मुद्रा है, हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे ही थे। टोकन मनी जिसको कहा जाता है, क्वासी मनी और फिएट मनी। फिएट मनी क्या होता है? फिएट मनी क्या होता है? जो आरबीआई जारी करता है और सरकार जो है उस पे उसको वो अधिकृत कर देती है ना। लेकिन क्वेश्चन इसमें दूसरा है कि जब मुद्रा का आंतरिक मूल्य एवं अंकित मूल्य बराबर हो जाए तो उसको फुल बॉडी मनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुल बॉडी मनी।
इसको क्या कहते हैं बच्चा? फुल बॉडी मनी कहते हैं, है ना? क्या कहलाता है? फुल बॉडी मनी। तो आज की क्लास का समय हो गया है ना? अब हम नेक्स्ट जो है कुछ टॉपिक करने के बाद फिर अगले सैटरडे संडे को हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, है ना? या आप लोग के लिए एक पूरी मैराथन ले आएंगे, सिर्फ क्वेश्चन का मैराथन लाएंगे, जिसमें पूरा एक सेट होगा 80 क्वेश्चन का, है ना? टीजीटी पीजीटी में जो है या जीआईसी लेक्चरर में सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं 80 होते हैं, प्लस आपके जीएस के 40 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन आते हैं, है ना? तो 80 क्वेश्चन की एक पूरी पूरी ही लेके मैराथन लेके आएंगे, है ना? तो नेक्स्ट क्लास में आपकी एक मैराथन होगी, है ना? आज हम लोग मुश्किल से 10 ही क्वेश्चन कर पाए हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे।